हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस माइनस। और कैसे हैं आप सब? तो लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास भी हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ और मनी एंड बैंकिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। सो ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। Dash is a category of money supply that includes all physical money such as coins, currency, demand deposit and other liquid assets held by the central bank. आपको ये बताना है मनी सप्लाई की कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर क्या क्या आता है। कॉइन्स, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और भी कोई अगर लिक्विड एसेट है तो। लास्ट क्लास में भी हमने इसी से मिलता जुलता, बहुत मिलता जुलता एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था ब्रॉड मनी में और नैरो मनी में, है ना। लिक्विडिटी ही एक बेसिस है जिसपे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन दोनों को। और जो ये आज क्लास का क्वेश्चन है, ये भी पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, वो भी इसी पे ही बेस्ड है। मैंने आपको मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताए थे, M0, M1, M2, M3, M4। मैंने आपको बताया था जो कि इसमें से कुछ हमारे नैरो होते हैं और कुछ हमारे ब्रॉड मनी में आते हैं। ब्रॉड मनी वो मनी होती है जिसको 24 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं अगर हमें उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नैरो मनी जो लिक्विड फॉर्म में ही होती है या बहुत 24 घंटे से कम में लिक्विड एसेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सारी की सारी हमारी लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखो अब। ब्रॉड मनी, नियर मनी, लिक्विड एसेट्स, नैरो मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, ठीक है। लिक्विड एसेट्स भी नहीं है क्योंकि हमसे यहाँ कैटेगरी पूछी गई है। तो या तो इसका आंसर ब्रॉड मनी होगा या नैरो मनी होगा। लेकिन जो हमें दिए हुए हैं मनी के कंपोनेंट्स, कॉइन, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट या लिक्विड एसेट, वो सब सब नैरो मनी में आता है, क्योंकि ये या तो ये लिक्विड में ही होती है या 24 घंटे से कम में लिक्विड में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। द आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये सीधा सीधा ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ऑप्शंस देखते हैं। April 1, 1935, July 12, 1982, May 26, 2006 या September 30, 2005। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, April 1, 1935। 1935 में 1 अप्रैल को जो आरबीआई है उसकी स्थापना हुई थी एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग्स में ये स्टैब्लिश हुआ था? उस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये 1934 है, लेकिन जो स्टैब्लिश हुआ था बैंक, वो 1935 में हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो ये बन सकता है, अभी करंट गवर्नर कौन है वो तो अभी हम देखते हैं, बट पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? आरबीआई का एक गवर्नर होता है ना, तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न आर्कल स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को पता होना चाहिए। सर ऑसबॉर्न एंकल आर्कल स्मिथ। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि करंट गवर्नर कौन है, ऑल्दो उस पे हमारा क्वेश्चन भी है ही आगे। ठीक है, वो भी पता ही होना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन। जो मेजर कॉमर्शियल बैंक थे इंडिया के, वो नेशनलाइज कब हुए थे? 1969, 1970, 1971 या फिर 1972? कब हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर तो मैं पहले आपको आंसर ही बता देती हूँ, वो है ए, 1969 में कॉमर्शियल बैंक जो थे इंडिया के वो नेशनलाइज हो गए थे, मेजर मेजर।
ठीक है। टोटल कितने कॉमर्शियल बैंक थे जो नेशनलाइज्ड हुए थे उस टाइम पे? वो थे 14। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ये समझो कि नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। मैंने आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा कि कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज कब हुए थे, तो पहले तो आपको इसका मीनिंग ही पता होना चाहिए ना। नेशनलाइज क्या होता है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी कॉरपोरेशन में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होता है वो गवर्नमेंट का होता है। मतलब उसकी मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। वो तो चलो हमें पता चल गया नेशनलाइजेशन का मतलब। अब मैंने आपको ये बता दिया टोटल 14 बैंक थे वो नेशनलाइज हुए थे। अब ये 14 बैंक कौन से थे? जहां पर जो डिपॉजिट था, मतलब जिन बैंक्स में वो डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा का था। ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट था, मोर देन 50 करोड़। अब क्यों हुआ था, एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए। एक्चुअली मेन जो रीजन है वो यही हुआ था कि इकोनॉमी को और बेटर तरीके से सर्व करना था। उस टाइम पे हमारा मोटिव ये था। कंट्री में, इंडिया में बहुत ज्यादा बायस्डनेस थी। बायस्डनेस कैसे? कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा था। हालांकि मेजॉरिटी, आप ये कह सकते हो, जो एम्प्लॉयमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। ठीक है, बायसनेस थी अर्बन सेक्टर की तरफ। तो उस नेग्लेक्ट, उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को, वो जो नेग्लेक्ट किया जा रहा था उसे खत्म करने के लिए और इकोनॉमी को बेटर तरीके से सर्व करा जा सके, वो बायसनेस खत्म हो जाए, इसलिए क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने अपना रोल इंक्रीज किया बैंकिंग सेक्टर में और 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। क्लियर है? अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 14 बैंक तो थे जो नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में, बट क्यों हुए थे ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक एस्टैब्लिश्ड? जो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ये जो बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये हमारी कंट्री का सबसे पहला बैंक है। दिस इज द फर्स्ट बैंक ऑफ आवर कंट्री। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो ऑप्शंस देख लो पहले। 1805, 1915, 1770 या फिर 1750। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है, वो हुई थी 1770 में। ये पहला बैंक है हमारी कंट्री का, पहला बैंक था। उसके बाद ये 1832 तक जाके बंद हो गया था। एक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान मैंने अभी आपको बताया जो 1717 में स्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा एक और बैंक है वो भी पूछ लिया जाता है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में स्टैब्लिश हुआ था और 1791 में ही बंद हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां से देखो, हमसे पूछा गया है कि कितने टोटल डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है, गवर्नर नहीं पूछा हमसे, क्योंकि गवर्नर एक ही होता है जो इस टाइम पे शक्तिकांत दास है। ठीक है, गवर्नर एक ही होता है, लेकिन डिप्टी गवर्नर एक नहीं होता। तो टोटल नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर कितने हैं? ऑप्शंस देखो, 5 या फिर 6 या फिर 2 या फिर 4। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। आरबीआई में गवर्नर तो एक ही है, लेकिन अगर डिप्टी गवर्नर की हम बात करें तो वो 4 होते हैं। ठीक है, टोटल 21 मेंबर की आप ये कह सकते हो टीम होती है। टोटल 21 मेंबर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जिसमें से 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिकांत दास इज द डैश नंबर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये तो अभी हमने देखा कि जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, हमसे यहाँ पूछा गया कि वो कौन से नंबर के गवर्नर है, मतलब उनसे पहले कितने गवर्नर रह चुके हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, 23, 24, 25 या 26।
तो शक्तिकांता दास, आई थिंक ये काफी लोगों को पता भी होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन से नंबर के गवर्नर है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वो 25th नंबर के गवर्नर है। ठीक है, 2018 दिसंबर 12 2018 में वो गवर्नर, मतलब उन्होंने वो चार्ज लिया था आरबीआई का गवर्नर का। उनसे पहले कौन थे गवर्नर, ये तो हमने देख लिया कि प्रेजेंटली शक्तिकांत दास है। उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले थे उर्जित पटेल। और अगेन सबसे पहला भी हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला मैं दोबारा बता देती हूँ, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी गवर्नर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, लेकिन ये पहले इंडियन गवर्नर तो नहीं थे। तो अगर एग्जाम में हमसे ये पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर सी डी देशमुख। क्या नाम है उनका, सर सी डी देशमुख। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। हमें 5 ऑप्शंस यहाँ गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। आरबीआई के फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में आते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले। कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस ऑफ आरबीआई या नन ऑफ दीज। अब एक्चुअली देखो, इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई करता है, एक्चुअली ये चीज आरबीआई के हाथ में ही है। ये सब चीजें, ये सारे मैक्रो रिलेटेड टर्म्स होते हैं, चाहे वो मनी सप्लाई हो, चाहे वो क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट क्रिएशन हो, क्रेडिट फ्लो हो, इंटरेस्ट रेट हो या इन्फ्लेशन हो, ये सब मैक्रो रिलेटेड हमारी टर्म्स हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। मनी सप्लाई के कंट्रोल हो, क्रेडिट फ्लो कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट आएगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे भी आएगा। ठीक है, तो ये आरबीआई के हाथ में है, क्योंकि आरबीआई ही क्रेडिट को कंट्रोल करता है, फिर मनी सप्लाई हमारी कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कंट्रोल होगा। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कि आप ये कह सकते हो सरकार का बैंकर है, तो जी हाँ आरबीआई है। गवर्नमेंट का खाता आरबीआई ही में खुला होता है, किसी कॉमर्शियल बैंक में नहीं होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का जितना भी लोन वगैरह का भी जो चीजें देखनी होती है वो भी आरबीआई के थ्रू ही देखी जाती है। प्लस आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजेस भी देता है। सी, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है। तो हाँ, जितने भी आपका इकोनॉमिक डेटाबेस रिपोर्ट्स बनती हैं वो आरबीआई के थ्रू ही बनाई जाती हैं। तो ये तीनों आरबीआई के फंक्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक बार आरबीआई के फंक्शन मैं आपको सारे यहाँ बता देती हूँ। अभी आप एक बार देखोगे 2 मिनट लगेगा और आपको सारे आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे। सबसे पहला होता है इशू ऑफ नोट्स, जो नोट्स छापता है। तो जी हाँ, आरबीआई के पास ही ये सोल राइट है, इकलौता एक राइट आरबीआई को ही दिया गया है नोट्स छापने का। हालांकि जो 1 रुपी के नोट होते हैं वो आरबीआई नहीं छापता, उसके अलावा जो भी करेंसी प्रिंट होती है दैट इज डन बाय आरबीआई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आरबीआई का। आरबीआई एक रोल प्ले करता है बैंकर का, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग के काम होते हैं, कि उनका डिपॉजिट कर होना, मतलब आप ये कह सकते हो उनका खाता कहाँ खुला हुआ होता है, वहाँ कितना डिपॉजिट होगा या कुछ भी, वो सब आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं पब्लिक डेट के या मॉनेटरी पॉलिसी के या फिस्कल पॉलिसी के, तो उसमें आरबीआई एडवाइस भी देता है, एज अ एडवाइजर भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है इसका फंक्शन बैंकर्स बैंक। इसको इस तरीके से समझो, जैसे हम लोग कस्टमर्स हैं, हम लोग अपना अकाउंट खोलते हैं कॉमर्शियल बैंक में, तो कॉमर्शियल बैंक के लिए जैसे हम कस्टमर्स हैं, आरबीआई के लिए वैसे कॉमर्शियल बैंक। जैसे कॉमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देता है, तो आरबीआई किसे लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट कहाँ खुले हुए होते हैं, आरबीआई में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट। जी हाँ,
आरबीआई के पास, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, दो तरीके के टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसके अंदर अपनी अलग अलग काफी सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा वो क्रेडिट फ्लो को या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल या रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है फॉरेन रिजर्व की कस्टडी आरबीआई के पास है। हाँ, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? आरबीआई। आरबीआई चाहे तो फॉरेन करेंसी को और खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जो मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना, वो सब भी किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। मुद्रा मुद्रा is micro unit development and refinance agency. It is the subsidiary of, ये मुद्रा की फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये किसकी सब्सिडरी है, ये किसकी सहायक कंपनी है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शंस देखो, सिडबी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या एनएचबी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर तो है सिडबी। जो मुद्रा है वो किसकी सहायक कंपनी है? सिडबी की। अब सबसे पहले देखो, मुद्रा है क्या, कब बनी, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो बनी कब है ये? तो 2016 में ये आई। सेकंड, इसके हेडक्वार्टर्स का है, तो इसके हेडक्वार्टर्स है आपके न्यू दिल्ली में। अब थर्ड देखो कि ये है क्या। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जो भी इनफॉर्मल सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर हमारी कंट्री में, जैसे आप ये कह सकते हो जो रेडी वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, अगर इनको अपना कोई छोटा बिजनेस खोलना है, जितनी माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस होती हैं, माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज, अगर इन्हें बिजनेस खोलना है तो ये मुद्रा से जाके लोन ले सकते हैं। मुद्रा बैंक इसे कहते हैं, मुद्रा बैंक से जाके लोन ले सकते हैं जो भी माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस होती हैं वो। ठीक है, ये एक योजना के तहत ही मुद्रा बैंक खोला गया। उस योजना को कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप लोगों ने सुना भी होगा। इस योजना के तहत ही ये बैंक जो है खोला गया है, जो इनफॉर्मल सेक्टर को, जो माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज होती हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था वो ये था कि किसकी सब्सिडरी है, किसकी सहायक कंपनी है, मतलब किसके अंडर आती है। तो ये सिडबी के अंडर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The bad money drives out the good money from the circulation. Who has given this principle? ये एक प्रिंसिपल है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, एक लॉ है कि जो बैड मनी होती है वो ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, गुड मनी को जो भी सर्कुलेशन है उससे बाहर निकाल देती है। हु हैज गिवन दिस प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस देखो, थॉमस ग्रेशम, मार्शल, कीन्स या फिर केंट। ये किसने दिया है? आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि बहुत फेमस प्रिंसिपल है ये। इसे ग्रेशम लॉ भी कहा जाता है। ये दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है, थॉमस ग्रेशम के थ्रू ये प्रिंसिपल दिया गया था। ठीक है, थॉमस ग्रेशम है थे कौन? ये क्वीन एलिजाबेथ के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। किसके? क्वीन एलिजाबेथ के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। इन्होंने ये लॉ दिया था कि जो बैड मनी है दैट ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अब यहाँ मतलब क्या है, अब इसका डिफरेंस समझो, बैड मनी का और गुड मनी का। बैड मनी वो होती है, देखो एक तो फेस वैल्यू होती है, अगर मैं एक कॉइन की बात करूं या एक करेंसी की बात करूं, ठीक है, चलो 10 रुपए की करेंसी की बात करते हैं, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आईवी। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है।
राइट। हर एक कॉइन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू तो वो होती है, जैसे 10 रुपए का सिक्का है तो वो 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिस मेटल का वो सिक्का बना हुआ होता है, उस मेटल की जो वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? फेस वैल्यू 10 रुपए का सिक्का तो 10 उसकी फेस वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू जिस मेटल का वो बना हुआ होता है, वो उस मेटल की वैल्यू को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। तो बैड मनी वो होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो या तो फेस वैल्यू के बराबर होती है या उससे कम होती है। मतलब फेस वैल्यू या तो बराबर होंगी दोनों, या फिर फेस वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। और गुड मनी वो होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उस मेटल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी फेस वैल्यू से। तो लोग क्या करते हैं, जो गुड मनी है उसको होल्ड करके रखना प्रेफर करते हैं, तो वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाती है। मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, लोग उसको अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं। और जो बैड मनी होती है उसको खर्च करना चाहते हैं, तो बैड मनी सर्कुलेशन में आ गई। और जो गुड मनी है वो सर्कुलेशन से बाहर चली गई, क्योंकि लोग उसको होल्ड करके स्टोर करके अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोअर्स? चार ऑप्शंस हमें गिवन है, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं चारों, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट हिस्ट्री बताती है बोरोअर्स की। सिबिल, सीआईआई, सेबी या आरबीआई? अब देखो आरबीआई तो नहीं है, ये तो हमें क्लियर है, हमने आरबीआई में ऐसा नहीं पढ़ा, वो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बताता बोरोअर्स की। सेबी नहीं होगा, जिन लोगों को सेबी जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विच इज सिबिल। इसकी फुल फॉर्म है सिबिल की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। ये पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है इंडिया की। ये पूरी क्रेडिट हिस्ट्री रखती है जितने भी कॉमर्शियल या कंज्यूमर बोरोवर्स हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।